अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त कुछ खामोशी सी है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात के हवाले से काफ़ी आजकल जो है वो बातें हो रही हैं। इसी तरह आज कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है बैन सूबाई राब्ता की, वहाँ पर अब एक मरतबा फिर गर्मा गर्मी हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जितने मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों की फहरिस्तें वहाँ पर जो है वो मौजूद थी, और 643 जनाब तकरीबन पीसीबी के एम्प्लॉयज़ हैं, और उनके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। क्या कुछ कायमा कमेटी के अरकान कहते हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि उनको हम डायरेक्ट खुद लाइन पे भी ले सकें। और इसी तरह फिर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो दीगर मामलात हैं, यानी कि जो कोचेस का तकर्रुर है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि होनी है 2022 की। अगर हम बात कर लें तो टोटल बेस्ड इसी बात पे करता है कि पाकिस्तान को इस साल अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को होस्ट करना है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी थी, उस पर मैं इंट्रो में बात करना भूल गया, वो है जनाब बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच के अंदर फतह। और ये पहली मरतबा ऐसा है कि न्यूजीलैंड को जाके बांग्लादेश ने किसी भी फॉर्मेट में न्यूजीलैंड में हराया हो, तो एक बड़ा शॉकिंग रिजल्ट है। बल्कि कुछ क्रिकेट पंडित तो इसको वन ऑफ द शॉकिंग रिजल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट कह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम हाल ही में अपने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त से दोचार हुई। न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की इस वक्त विनर है, दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। सॉलिड बॉलिंग अटैक है, केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बांग्लादेश ने जो ये आज कामयाबी हासिल की उनके मुल्क में, इस वक्त इसका बड़ा कह लीजिए कि बड़ा खुशी का समा है। और मुबारकबाद भी बांग्लादेश को, चूँकि उनकी पहली टेस्ट मैचेस के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी है ओवरसीज स्पेशली। इस सारे सूरत हाल में जनाब बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। कमर साहब, 450 आपने कम से कम जो है वो टेस्ट मैचेस कवर किए हुए हैं। ये जो बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को आज जाके न्यूजीलैंड में हराया है, और इस न्यूजीलैंड को जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की विनर है, वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग एवर ओवरसीज रिजल्ट है। ये बहुत ही इंटरप्राइजिंग जो परफॉर्मेंस है बांग्लादेश का अपने मुल्क से बाहर, और वो भी न्यूजीलैंड के सरजमीन पर, जहाँ पर न्यूजीलैंड को बहुत कम शिकस्त होती है। और वो भी आजकल की जो न्यूजीलैंड की टीम है, आपको पता है कि कितनी तगड़ी बॉलिंग और बैटिंग के अंदर है। वहाँ पर उनको शिकस्त देना और ये बात की जो बॉलिंग का कारनामा, वो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है बांग्लादेश की टीम का अपने मुल्क से बाहर। काश कि मैं वहाँ होता। और आप आपने न्यूजीलैंड क्रिकेट पे बहुत कवर की है, और आप क्या समझते हैं ये एक वन बात कर सकते हैं, लेकिन इबादत हुसैन जिनकी आप बात कर रहे हैं, 10 मैचेस में 10 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 11 विकेटें थी उनकी। उनका एवरेज तकरीबन 80 का था, जो जंप नहीं रिड्यूस फॉल हो गए 60 पर आ गए, और वो 6 विकेटें ले गए। तो आई थिंक सेलेक्टर्स को यहाँ पे बड़ी दात है कि उन्होंने एक ऐसे बॉलर को बैक किया जिसकी 10 टेस्ट मैच में आई थिंक 11 विकेटें, तो कैरियर ओवर हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए कि न्यूजीलैंड जैसी क्रिकेट टीम को उनके अपने ही बैक यार्ड में उनको शिकस्त देते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, बॉलिंग बैटिंग बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हालात साजगार नहीं होते हैं, कंडीशंस, पिच, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं किसी बॉलर के परफॉर्मेंस में या किसी बैट्समैन की बैटिंग में कोई जो लंबा स्कोर करता है। तो पॉसिबल है कि इबादत हुसैन जो है, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, वो पिछले जो आप बता रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बॉलर ख़राब है या कोई बैट्समैन जो है वो 2 दफ़े 0 पे आउट हो गया तो बैट्समैन ख़राब है। बिल्कुल ठीक। सईद अनवर अता पतू के 5-5, 6-6 सिफर हैं उनके पहले कैरियर के स्टार्ट में। लेकिन चलें, इस हवाले से हम जरूर मज़ीद बात करेंगे। एक बड़ा शॉकिंग रिजल्ट है, और इसकी रिपोर्ट भी आपको कुछ देर में दिखा देंगे जब हमारे पास रेडी होती है। इसके अलावा आज कौमी असम्बली में जो कायमा कमेटी है बराए बैन सूबाई राब्ता, वहाँ पर पीसीबी के हवाले से बात हुई, खेलों के हवाले से बात हुई। हमारे नुमाइंदे अबूबकर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अबूबकर, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जब कौमी कायमा कमेटी का इजलास होता है, बैन सूबाई राब्ता का, क्रिकेट पर बड़ा फोकस होता है। और फिर आज तो तमाम तनख्वाहों की फहरिस्तें सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही हैं। मामला क्या है, अरकान क्या कहते हैं कौमी असम्बली के? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कहीं जवाबदेह है तो वो हमें दिखाई देता है कायमा कमेटी के सामने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। जी। अब जहाँ तक तनख्वाहों का मामला है, वो पिछले 3 साल जो एहसान मानी चेयरमैन थे जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस दौरान भी कायमा कमेटी उनसे हर जो मीटिंग होती थी उसके अंदर उनसे तलब करती थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि बोर्ड नहीं चाहता था कि शेयर किया जाए, तो बहुत सारे तवील अर्सा 3 साल तक हमें दिखाई दिया कि डिले करता गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और तनख्वाहें जो डिमांड थी कायमा कमेटी की
वो उनके सामने नहीं पेश की गई। लेकिन अब क्योंकि रमीज राजा एक अलहदा माइंडसेट है और खुद भी उन्होंने जाना था, लेकिन क्योंकि वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई उनकी और कुछ PSL के हवाले से मीटिंग्स भी चल रही हैं, कराची में मौजूद हैं, तो वो खुद नहीं जा पाए। लेकिन अब दिखाई जो मेरी नज़र में यही है कि अब रमीज राजा ने खुद ऑर्डर्स किए होंगे कि आप ये सारी तनख्वाहों का मामला जो है वो कायमा कमेटी के सामने पेश करें। और हमें अब तक ऐसा ही महसूस हो रहा है जब से रमीज राजा आए हैं कि वो भी इस चीज़ पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तनख्वाहें बहुत ज़्यादा दी जा रही। बिल्कुल, ये आपने बड़ी ठीक बात की कि मौजूदा जो चेयरमैन है वो खुद इस हवाले से बात करते रहे हैं और तकरीबन अगर आप देखें 643 मुलाजमीन को 6 करोड़ से ज़ायद की रकम मंथली अदा की जाती है। लेकिन कमर साहब, अगर हम बड़ी फेयर होकर बात करें, ये सिक्के का एक रुख है, तनख्वाहें हैं और इस पर ऑब्वियसली एक पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है तो लोग उस पर बात भी कर रहे हैं, फहरिस्तें भी आपके सामने हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो अपने फंड्स को जनरेट करता है, पाकिस्तान में क्रिकेट को अच्छे अंदाज से चलाता है, पाकिस्तान में क्रिकेट से पैसा कमाकर क्रिकेटर्स को भी दिया जाता है और साथ साथ ICC में सिर्फ 10 से 11 ही जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक बड़ी कहते हैं ना खतीर रकम उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है आफ्टर एवरी ICC इवेंट। तो नथिंग सरप्राइज, आई थिंक पाकिस्तान में क्रिकेट में कुछ ऐसा हो जाए जो कि हमें क्रिकेटिंग हवाले से लगे तो बात हो रहा है। लेकिन तनख्वाहों वाली बात जो कि ऑब्वियसली कायमा कमेटी में ये बात हुई है तो हम भी इसको डिस्कस इसी वजह से कर रहे हैं, एक बड़े फोरम पे ये मामला आज लेकर लाया गया। लेकिन ये भी बात याद रखनी है कि PCB अपने फंड खुद जनरेट करता है, वो सरकार से नहीं लेता। नहीं, देखिए ना, एक इंडिपेंडेंट एक कंपनी है PCB इनफैक्ट। एग्जैक्टली। और ये अपने जितनी भी चीज़ें हैं वर्किंग उसको खुद ही तय करता है, खुद ही उसको प्रैक्टिकल शेप में लाता है। बात यह कि जब भी कोई नया क्रिकेट बोर्ड, नया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आता है तो वो जाहिर है कि वो अपने लोगों को ये बताना चाहता है, या कायमा कमेटी हो या कोई भी हो, कि हम इकोनॉमाइज़ कर रहे हैं, हम फजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं। हालांकि बेइंतहा पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉफर्स में हैं। आप देखें कि मेरी समझ में नहीं आता कि ये 20 से 30 लाख का पैकेज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है, ये होता है, क्या वो लोग ये डिज़र्व करते हैं? ये अमेजिंग है। जैसे ये वसीम खान को लेकर आए थे और जो मुझे नॉलेज है कि कोई 20 से 30 लाख का उनका पैकेज था। इसमें जो मेंशन है वो तकरीबन 26 लाख है। लेकिन एक और चीज़ भी तो है ना कमर साहब कि जब आप किसी को किसी फॉरेनर को, या जैसे वसीम खान बरतानवी नजात से ही लेकिन आए तो बाहर से थे, वो लोग वहाँ भी एक अच्छी सैलरी पैकेज पे काम तो कर रहे होते हैं। फिर हमारे यहाँ डॉलर अब 170 प्लस है। अगर किसी को आपने तनख्वाह पे हायर किया, डॉलर 100 रुपये का, एक साल बाद 150 का हो गया तो 5 लाख रुपए PCB को तो देने पड़ेंगे। अब ये तो इसमें ये एंगल भी तो देखना पड़ेगा कि वो कहीं से आप उनको हायर कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज दे रहे हैं और वो ऑलरेडी किसी बेहतर जगह पर हैं। देखिए, काउंटीज़ के जो चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, मुझे पता है इस सिलसिले में, क्योंकि मैं वहाँ बहुत रहा हूँ। बिल्कुल। वहाँ पर उनके जो पैकेज होते हैं वो 8 से 10-12 हज़ार पाउंड के होते हैं। ओके। और ना उनके पास कोई फैसिलिटीज़ दी जाती है, नौकर ना घर, ये सब आपको खुद करना पड़ता है हर चीज़। यहाँ पर तो आप देखें ना, अगर 20 से 26 लाख का पैकेज दे रहे हैं जो कि 8-10 हज़ार पाउंड से बहुत ज़्यादा होता है महीने में, और फिर आप माली भी दे रहे हैं और आप नौकर भी दे रहे हैं, शोफर भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक पैकेज बन जाता है। लेकिन कायमा कमेटी को चाहिए कि इसकी जांच पड़ताल बहुत ही इन डेप्थ करें और इस सिलसिले में देखें कि मेरिट्स क्या है लोगों के। चलें, जैसे अबू बकर कहते हैं कि रमीज राजा साहब खुद भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने चीज़ों को देखा। तो हम बात कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात की, तो PSL के सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट भी जो है वो होने हैं, जिसके लिए अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 7 जनवरी को होने। अबू बकर, कल हमने समी राना साहब से बात की थी, वो कहते हैं कि इम्कानात मौजूद हैं कि हम साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को इन एक्शन देख सकेंगे जो कि पहले अपनी लीग की वजह से नहीं आ रहे थे। आपने कुछ पता किया क्या इसमें एडिशन हो सकता है सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में? फैंस का इंटरेस्ट बहुत है, दे वांट एक्चुअली कि कुछ और बड़े नाम हैं, ट्वेंटी डिकॉक हैं, रबादा हैं, इसी तरह मिलर हैं, साउथ अफ्रीका के काफ़ी सुपरस्टार्स हैं जो IPL में भी खेलते हैं और बड़ी उनकी एक फैंस अट्रैक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही है और अच्छी खबरें आ रही हैं इस हवाले से। 7 और 8 जुमेरात जुमे को ये सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट जो है ये वर्चुअली होंगे और इसके अंदर क्योंकि मिजान से सुपर लीग जो कि साउथ अफ्रीका की 2021 थी और उनकी वो कैंसिल हुई है, उसके बाद अब तमाम प्लेयर अवेलेबल हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिछले एक हफ्ते से प्लेयर के साथ बात की चल रही थी और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर खेले, लेकिन इस वक्त जराए ये बताते हैं कि
बहुत सारे प्लेयर इस वक्त साउथ अफ्रीका के टॉप प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं और पाकिस्तान सुपर लीग 7 के सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में मौजूद होंगे। लेकिन अब देखना ये है कि जो प्लेयर्स को कुछ इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि हम पल्ला प्लेयर जो हैं, जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं, डेविड मिलर हैं, रबाडा हैं, गिडी हैं, डी कॉक, टॉप प्लेयर्स जो हैं ये कम से कम 6 ऐसे प्लेयर्स हों जो कि हम पल्ला हों और हर टीम के पास बराबर मौका हो कि वो अपने मतलब का जो प्लेयर है जो उनको ज़रूरत है वो हासिल कर सकें। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि जो टीमों ने पहले 18 प्लेयर चूज किए हुए हैं उस पॉकेट को भी मद्देनजर रखना है, जो कि PSL की एक टीम के लिए एक मुख्तस पॉकेट है। आप उस उतने ही पैसों में वो प्लेयर ले सकते हैं जितनी आपकी पॉकेट इस वक्त बकाया मौजूद है। लेकिन क्योंकि 2 प्लेयर्स ऐड हो रहे हैं तो सप्लीमेंट्री में अब, लेकिन अच्छी खबर ये है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो हैं वो इस बार सप्लीमेंट्री कैटेगरी में अवेलेबल होंगे और टीम उनको पिक करेंगे। कमल साहब, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसा BBL बिग बैश लीग में हो रहा है कि हर रोज़ नए केसेस सामने आ रहे हैं और उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहाँ गए हैं, विश दें कि वो सब लोग सेहतियाब रहें। लेकिन ये कोविड वाला मामला ओमिक्रॉन की वजह से एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन गया है और पाकिस्तान सुपर लीग 27 जनवरी से कराची में शुरू हो रही है। दैट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज बैटल फॉर PCB टू मैनेज एक्चुअली द कोविड साइड ऑफ इट, बिकॉज सिक्योरिटी के बाकी मामला तो माशाल्लाह हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से कर ही चुके हैं। देखिए, बात दरअसल ये कि जब से ये पैंडेमिक ये वायरस दुनिया में लोगों के सामने आया है जी, हर चीज़ दुनिया में, हर शोबे में हर चीज़ अपसाइड डाउन हो गई है। बिल्कुल ठीक। तो जाहिर है कि एहतियात तो करनी पड़ेगी हर हालत में। अब ओमिक्रॉन हो या ये कोरोना हो, कुछ भी हो, जी जी, वी गॉट टू टेक केयर ऑफ इट। सिक्योरिटी का जहाँ तक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इट हैज़ बीन प्रूवन कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी अब बहुत ज़बरदस्त है। प्लेइंग फैसिलिटीज़, क्राउड को ग्राउंड में आने की आसानियाँ पेश करना, ये सब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि कम से कम लोगों को आप हरास करें, जो लोग देखना चाहते हैं दुनिया के खिलाड़ियों को या PSL के मैचेस को, ताकि एक क्राउड अटेंडेंस हो। बगैर क्राउड अटेंडेंस के दुनिया का कोई भी कंपटीशन, मैच या सियासत की मीटिंग या स्पोर्ट्स के अरेना के अंदर अगर कोई क्राउड नहीं है और तो मज़ा नहीं आता। ये स्पोर्ट्स है ही है क्राउड के लिए और क्राउड और छक्के चौकों पे शोर हो रहा हो तो फिर मैच देखने का भी मजा है, इवन कवर करने का भी मजा है। उनमें तो आप सिर्फ जाके मैच को सिर्फ रिपोर्ट ही कर सकते हैं। और जो हम बात कर रहे थे आज कायमा कमेटी की, मैं कोशिश कर रहा था एक बार मोहम्मद अली साहब से रब्ता हो जाए और मैं उनको अगर बीपर पे ले सकता, लेकिन उन्होंने शायद फ़ोन नहीं उठाया, बिजी थे। मैं कल बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक और चीज़ है सर जो मेरे जहन में कि हम क्रिकेट पे ही क्यों ज़्यादा बात करते हैं। कायमा कमेटी वाले जितने फॉरम्स हैं, क्रिकेटर्स के हवाले से बात हो रही होती है, क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हॉकी पे बात नहीं होती, बॉक्सिंग में बात नहीं होती। एक बॉक्सर कमरानी साहब है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं, अपने घर में उनके पास अपने टूटे हुए पाँव को, जो फ्रैक्चर पाँव हैं, उसकी बैंडेज कराने के पैसे नहीं है। कैन यू बिलीव कि उन्होंने रबड़ जो होता है ना वो टायर का, वो चढ़ाया हुआ है। इस तरह के मामला पे आप नहीं समझते ठीक है क्रिकेट में बात हो और ज़रूर आप उनसे लिस्टें भी निकलवाएं, ये भी तो है। गफ़ार देखें, लेट अस फेस द रियलिटी। हम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस स्पोर्टिंग नेशन थे। यानी ओलंपिक जीता हुआ, वर्ल्ड कप जीता हुआ, एशिया कप जीता हुआ। हॉकी ख़त्म हो चुकी है इस मुल्क की करप्शन के एलिगेशन, इल्ज़ामात की वजह से और बद इंतज़ामी की वजह से। इसी तरह आप देखें दुनिया का ग्रेटेस्ट चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन जहांगीर खान, बिल्कुल स्क्वाश का, बिल्कुल नेस तो नाबूद हो गया पूरा स्क्वाश इस मुल्क के अंदर मिसमैनेजमेंट और करप्शन के एलिगेशन पे। एक क्रिकेट का गेम ऐसा रह गया है जिसने दुनिया में पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इज्जत रखी हुई है। सर पता नहीं, मैं माजरत चाहूँगा किसी को ये बात बुरी लगे, बट क्रिकेट पे बात करके शायद मीडिया टेंशन मिल जाती है, इसलिए खबरें चल जाती हैं। नहीं, हॉकी पे बात करेंगे तो नहीं मिलेगी। ये ऐसा गेम है कि और पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है आजकल के ज़माने में जी, तो लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट और क्रिकेटर्स को। ठीक। अब आपने बात की स्टैंडिंग कमेटी, कायमा कमेटी जो भी है, ये इनमें ऐसे लोग भी होने चाहिए पार्लियामेंट के मेंबर। बाज़ लोग क्रिकेट खेले हुए नहीं होते हैं, क्रिकेट की सूझबूझ नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मोइन खान जब गए, जिस वक्त कोच थे पाकिस्तान के, और न्यूजीलैंड गए, स्टैंडिंग कमेटी, कायमा कमेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने और शहरयार खान मजबूर हो गए मोइन खान को न्यूजीलैंड से वापस बुलाने में। इसलिए कि ये कायमा कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको
तंग नज़री ऐसी थी कि इनको पता नहीं था कि न्यूजीलैंड का कल्चर क्या है। वहाँ पर 5 बजे 6 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, तो लोग जाके कैसीनो में खाना खाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने मोइन खां को वापस बुला के पूरी दुनिया में जगहसाई अपनी की और बदनामी ली, शहरयार खान ने भी और ये स्टैंडिंग कमेटी ने भी। चलिए आपने जो बात की ना, अबू बकर भी हमारे साथ मौजूद है। अबू बकर, जो हम बात कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि मैं तो आज खुद बात करना चाहता था वन ऑफ द मेंबर से, लेकिन ये भी एक एंगल है कि हम क्रिकेट पर, हमारे जो मौजूद पार्लियामेंट के अरकान हैं ज़रूर क्रिकेट बात करें, लेकिन मैंने बहुत कम देखा है कि हॉकी पे, ओलंपिक एसोसिएशन पर, या बॉक्सिंग पर, या फुटबॉल फेडरेशन आपकी बैंड हुई हुई है, सस्पेंडेड हैं आप। इन मामला को भी उठाना चाहिए अबू बकर, उठाते हैं? आपको लगता है ज़्यादा इनको दीगर खेलों को तवज्जो मिलती है? देखिए, मोहम्मद अली खान साहब की तक की अगर बात की जाए ना, तो ये क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और बड़ी मुस्बत आवाज़ भी है इनकी। लेकिन आपका बात बिल्कुल ठीक है कि जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उस पर तवज्जो शायद कायमा कमेटी की भी इंतहाई कम है। फुटबॉल के तो बहुत ही बुरे हालात हैं। 2015 से लेकर आज 2022 आ गया है। 6-7 सालों के अंदर हमें फुटबॉल पाकिस्तान के अंदर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इवन के फीफा हमें कई बार बैन कर चुका है, इस वक्त भी हम उसी बैन की जद में हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बातें कायमा कमेटी में जो है डिस्कस हुई। शायद क्रिकेट में आवाज़ आपकी बड़ी बन जाती है, आपको ज़्यादा पब्लिक अट्रैक्शन मिलती है क्रिकेट में बात करने से, ये एक बात ठीक है। लेकिन हमें बिल्कुल बाकी स्पोर्ट्स को भी इसी तरह हाईलाइट करना चाहिए इस तरह के फोरम्स पर। चलिए, अब जैसे भी हम बात कर रहे थे, तो इसमें एक बात तो चले सामने आई, पाकिस्तान की टीम में जो मौजूदा फिजियो हैं उनकी तनख्वाह, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी भी तनख्वाह के बारे में बात करना, लेकिन चूँकि वो कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे बात हुई कमर साहब, तो तब मैं उठा रहा हूँ कि उनकी तनख्वाह हमारे कोर्ट से भी ज़्यादा 21 लाख रुपये। अब इस तरह की बातों पे एक आम आदमी हैरान तो होता है। आई अंडरस्टैंड डॉलर के रेट, आई अंडरस्टैंड कि वो बाहर से आए हैं, उनको डॉलर से पेमेंट हो रही है, बट हमें शायद ये, कमर साहब अब ये क्लियरली अब आपने हमें समझाना है, आप एक्सपर्ट हैं, कि क्या हमें ये एंगल देखना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बहुत अच्छा वो लिविंग स्टैंडर्ड हमारे बहुत सारे लोगों का नहीं है, और वहाँ पर 21 लाख रुपए सैलरी एक फिजियो की हो, ये जस्टिफाइड है? मैं आप पे छोड़ दूँगी। देखिए, बात दरअसल ये है कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों कहलाते हैं? वो इसलिए कहलाते हैं कि जिस कंट्रीज़ में एंड्रयू ड्रैकन नाम है, सॉरी मैं उनका नाम भेज देते, क्लिफ एंड्रयू ड्रैकन, पाकिस्तान टीम के फिजियो। जिन कंट्रीज़ में बिजली चली जाती हो, गैस कम हो जाती हो, जहाँ पर सड़कें सही नहीं हो, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो, और जहाँ पर किसी चीज़ का कोई पॉलिटिकल सिस्टम भी ना हो, वहाँ पर इसीलिए ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर मोर देन थर्ड वर्ल्ड कंट्री नाउअडेज। ये जब सिस्टम नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो देखिए काउंटी क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, ये कोई भी कहे, वहाँ इलेक्टेड लोग आते हैं। 18 काउंटीज़ हैं, इलेक्टेड उसके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। जी। और इसी तरह ECB का चेयरमैन भी। तो हमारे यहाँ ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो पैटर्न होता है वो अपना अपॉइंट करता है, फिर वो जो चेयरमैन बन जाता है वो अपनी मनमानी करता है, ठीक है, हमेशा से। तो ये सिस्टम को जब तक के फ्लूइड नहीं करेंगे और सही नहीं करेंगे, उस वक्त तक हर चीज़ में यही होगा। कोई कहेगा इसकी तनख्वाह कम है, कोई मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, किसी का इश्तहार देकर अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। आप देखते हैं ना, हमेशा अखबार में आप सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो हम सिस्टम को सही करना चाहिए। ट्रेजेडी ये है कि जब गवर्नमेंट जाती है तो वो क्रिकेट बोर्ड भी चला जाता है, बिल्कुल, और दूसरी चीज़ें भी चली जाती हैं, तो एक तसलसल और कंसिस्टेंसी नहीं है। एक कंसिस्टेंसी आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया, क्योंकि इसी वजह से जो बार बार आपको तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, भी बढ़ते हैं, और फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी कायम नहीं रहती। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जनाब बात करते हैं जो एक एडवर्टाइजमेंट हुई है अबू बकर पाकिस्तान टीम के हेड कोचेस के हवाले से, और फिर अब तो हमने पावर रेटिंग का कोच भेजना, कोई पेशरफ्त है इस मामले में? 24 जनवरी तक वैसे तो इसकी डेडलाइन है जो आप जमा करा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे मिसबाह उल हक की अपॉइंटमेंट हुई थी, वकार यूनुस की हुई थी, या अब सकलैम उस्ताद चलने खुद टीम के साथ मौजूद थे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में PCB की टीम में मौजूद थे। आपको क्या लगता है, क्या माजी की तरह फिर ऐसे ही होगा कि कैंडिडेट पहले फाइनल हो जाएगा और फिर हम बोलेंगे ये फेवरेट है और फिर वही बन जाएंगे? ऐसा अभी तक कोई नाम तो खैर सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसे अभी तक नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन एक तरीकाकार जरूर है हेड कोच या दीगर कोचेज की अपॉइंटमेंट के लिए। वो ये है कि 1 महीने का पहले आपको इश्तेहार देना पड़ता है। तो 24 जनवरी उसकी जो है वो लास्ट डेट है, डेडलाइन है। लेकिन अभी तक कोई नाम सामने आने जा, लेकिन बहुत सारे लोग डिस्कस जरूर कर रहे हैं कि शायद एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो
कमान हो की जो हेड कोच होंगे वो शायद गैर मुल्की हो सकते हैं। जी जी। तो उसके ऊपर जरूर बातचीत चल रही है, लेकिन 24 जनवरी तक डेडलाइन है। अगर जिसने भी अप्लाई करना होगा 24 जनवरी तक वो कर सकता है, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान बोर्ड का फैसला करेगा। कंवर साहब, आपके ख्याल में अब ये प्रोसेस जो शुरू हो गया है, सकलैन मुश्ताक के अंडर पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन ऑब्वियसली एक प्रोसीजर था, चाहे सकलैन मुश्ताक दोबारा भी आना चाहें उनको भी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, ये पीसीबी के एचआर और जो उनके सर्विस के रूल्स हैं उसके मुताबिक। आपकी क्या राय है, तब्दीली होनी चाहिए या फॉरेन कोच, अगर रमीज राजा साहब जिस तरह कहते रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही रहता है जैसे फॉरेन कोच ही आएगा। रमीज राजा का जो माइंड सेट है और जो सोच है, मैं समझता हूँ वे फॉरेन कोच के फेवर में है। ओके। जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं और सुनते रहते हैं, तो और हमारे यहाँ तो हो भी ऐसा रहा है, बाब वोलमर के ज़माने से एक फॉरेन कोच, फिर एक मुल्की आता है, वो नाकाम होता है, फिर एक गैर मुल्की, फिर जब वो नाकाम होता है फिर दोबारा मुल्की। और मुझे बिल्कुल यानी सरप्राइज नहीं होगा कि जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं मैथ्यू हेडन, हो सकता है कि वो पाकिस्तान के कोच अपॉइंट हो जाए और रमीज राजा उनको प्रेफर करें। लेकिन वो अवेलेबल नहीं है सर, उन्होंने कहा है कि वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी कंसल्टेशन दे सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए उनको साइन ना करें, लेकिन ही इज़ द फेवरेट कैंडिडेट। सकलैन मुश्ताक जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी, अगर कोई ऐसा फॉरेन कोच करता तो हमने तो उसको माशाल्लाह सर पे बिठा लेना था कि ये तो दुनिया का बेस्ट कोच है। बट घर की मुर्गी दार बराबर सकलैन मुश्ताक रिनाउंड क्रिकेटर हैं, क्रिकेटिंग ब्रेन अच्छा है, सिंसियर हैं। आप तो इंग्लैंड में खुद रहे हैं, वो इंग्लैंड में जिस ज़माने में काउंटीज खेलते थे, ही वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट ऑस्पिनर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट। हमने क्यों ऐसे तासुर दे दिया कि जैसे उनकी खिदमत फॉर ग्रांटेड थी। उनके अच्छे बॉलर होने के अलावा एक अच्छा इंसान भी है सकलैन मुश्ताक, और वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कारआमद हो सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में एज ए कोच और एज एन असिस्टेंट कोच वट एवर। लेकिन मैं समझता हूँ उनका अमल दखल सकलैन मुश्ताक का रमीज राजा ज़रूर रखेंगे। सकलैन मुश्ताक के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं सलीम खालिद साहब, उन्होंने अपने कॉलम में बड़ा अच्छा लाइन लिखी कि उनके पास भी वो ब्रिटिश नेशनल वो भी थे, मुझे नहीं पता इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है, बट वो भी वहाँ रहे भी हैं, तो उन्होंने बोला उनको पाकिस्तानी ना समझें, वही समझ के दोबारा रख लें, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेन कोचेस ऑलमोस्ट तो वो भी कोई तरह से फॉरेन कोच ही हैं। उनकी जो बेगम है पाकिस्तानी निजाद, वो भी वहीं की है। जी हाँ। और वो खुद सरे काउंटी के चैंपियन बॉलर रहे हैं, इंग्लैंड के बॉलिंग कोच थे जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता। हाँ जी हाँ, तो उनकी एक अहमियत तो है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। जी जी। एक वेरी एक्सपीरियंस तजुर्बेकार इंसान है वो, एज ए क्रिकेट प्लेयर, एज ए ऑफ स्पिन बॉलर। तो मैं समझता हूँ कि उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए अबू बकर से आखिर में पूछते हैं, अबू बकर आपके ख्याल में सकलैन मुश्ताक के हवाले से खबरें हैं कि मेंटोर या कुछ और रोल में उनको कम से कम टीम मैनेजमेंट के साथ रखा जाएगा, ये तो बहुत ही लीस्ट हम कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस के बाद एटलीस्ट वो सेटअप में तो रहें, बट क्या आपके पास क्या खबरें हैं सकलैन मुश्ताक का फ्यूचर? और बाकी कोचेज तो खैर हमारे इंटरम थे, क्योंकि चाहे वो वर्नर फिलेंडर थे या मैथ्यू हेडन थे, हालांकि वर्नर फिलेंडर का नाम फिर से आ रहा है बॉलिंग कोच के लिए। फिलेंडर की अवेलेबिलिटी चेक की जा रही है और इस तरह और भी कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी अवेलेबिलिटी चेक की जा रही है, लेकिन सकलैन मुश्ताक की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल आपने सही कहा, एज अ मेंटोर उनको रखने पर सोच सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हेड कोच के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर सकलैन मुश्ताक को कंसीडर कर रहा है, क्योंकि इनका जो ये इस्तीफा था, ये जो भी इन्होंने रिसेंटली दिया है, ये भी उन्होंने तकरीबन 4-5 माह पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवाया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये वाहिद इस्तीफा था जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर से आया और जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वक्त लगाया इसको कबूल करने में, और बहुत अभी अब कुछ मेरे ख्याल 1-1.5 हफ्ता पहले ही उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर किया गया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कदर की निगाह से जरूर देखता है, और जिस तरह के उन्होंने रिसेंट पास्ट के अंदर टीम के साथ रह के परफॉर्मेंस दी, वो भी काबिल सताइश है, लेकिन इसके अंदर मेरे नज़दीक बाबर आजम को जो उन्होंने इख्तियारात दिए, क्योंकि मिसबा और वकार के दौर में शायद उस तरीके से इख्तियारात फैसले करने के बाबर आजम के पास नजर नहीं आए जो सकलैन मुश्ताक ने उनको दे के एम्पावर किया। तो ये मैं समझता हूँ कि सकलैन मुश्ताक का एक क्रेडिट है, और जिस तरह उन्होंने टीम को जेल किया उसकी भी हमें तारीफ करनी चाहिए। एक और चीज़ भी सर आखिर में, कि हमारी सारी की सारी जो क्रिकेट है 2022 में इस साल, वो हमारे होम ग्राउंड पर है, और फिर उसमें स्पिन डिपार्टमेंट एक बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। आई थिंक सकलैन से बेहतर आपको कौन एक कोच मिल सकता है जो कि यासिर शाह, जाहिद महमूद, या जब इसी तरह नुमान, साजिद, ये सब तैयारी कर रहे होंगे, सकलैन मुश्ताक ये तो आइडियल चॉइस फॉर एटलीस्ट फॉर दिस सीजन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर
बेशुमार फास्ट बॉलर पैदा होते हैं और स्पिनर भी। ऐसे मुल्क में बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान जो इनकी निगहदाश्त करे या कोच हो, वो उसको एक वास्ट और वैल्यूबल एक्सपीरियंस हो। मैं समझता हूँ कि सकलैन मुश्ताक से बेहतर एक्सपीरियंस का बंदा, नाइस पर्सन, शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे तजुर्बा रखने वाले, काउंटी क्रिकेट खेले हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए, एक बड़ा सकलैन मुश्ताक का नाम है, उसकी इज्जत है। चलिए सर, देखते हैं कि सकलैन मुश्ताक के हवाले से पीसीबी का फैसला क्या होता है, लेकिन हम सब तो खैर ये बात कर रहे हैं कि उनकी यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से मजीद की जा सकती है। प्रोग्राम जीत लिया आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।